So hello Afnan, once again a very good morning to you. वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स देखेंगे कि किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाक से चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। डेली हम थोड़े थोड़े टॉपिक्स लेकर के चलेंगे जिससे कि तुम्हें प्रॉपर समय मिले अपने आप को रिवाइज करने में। ठीक, चैप्टर नंबर 3 अपना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब तुम ऐसा समझ लो कि ऐसी प्रॉपर्टी जो हम देख सकते हैं, अपनी आँखों से देख सकते हैं, और हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। बहुत ध्यान से भाई साहब वीडियो देखो। इस वीडियो के देखने के बाद तुम्हें मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम रट जानी चाहिए। इस तरीके से वीडियो देखना। ठीक, और लास्ट में तुम्हें आज जो होमवर्क मिलेगा वो यही मिलेगा कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जो हैं उसको लिख डालो, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख डालो, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी लिख डालो। ये सब होमवर्क रहने वाले हैं, तो इस वजह से वीडियो को सही से देखिए जिससे सब कुछ क्लियर हो सके। चलते हैं अपनी NCERT की तरफ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आ गया अपना चैप्टर। In class 9 you have learned about various elements. You have seen that elements can be classified as metals or non-metals on the basis of their properties. कह रहे हैं क्लास 9 में हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, और एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम लोग दो टाइप में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। और इस बेसिस पर कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। कह रहे हैं अपनी डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूज को थोड़ा समझो। ठीक है, तो मेटल्स ले लो, आयरन हो गया, नॉन मेटल में तुम्हारे प्लास्टिक हो गया। इसे क्या क्या यूज हैं तुम जानते ही हो। What properties did you think of while categorizing elements as metals or non-metals? तो जब तुमसे ये कहा जाता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैटेगराइज करो, अलग अलग करो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। शाम को बताना कि किस प्रॉपर्टी के तहत तुम मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग करते हो। How are these properties related to the uses of these elements? Let us look at some of these properties in detail. और भाई साहब, जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के तहत हमने उसको अलग किया, वही उसका यूजेस होता है। जैसे कि मेटल्स को हम अलग इस लिए कर रहे हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो हमें जहाँ पे कंडक्टर की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम मेटल्स का यूज करेंगे, आयरन का यूज करेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। ठीक है, NCERT में बहुत छोटा सा लिख देते हैं, उसका बहुत बड़ा मतलब होता है। इस वजह से लाइन बाय लाइन हमें चलना है और बहुत ध्यान से हर एक वर्ड को देखना है। मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम मेटल्स देखने चल रहे हैं। द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कह रहे हैं चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए सबसे बढ़िया होता है कि वो अपीयरेंस में जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको हम एक तरफ रख लें, और अपीयरेंस में जो दूसरी तरफ दिख रहे हैं उनको हम दूसरी तरफ रख लें। ठीक बात। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज 3.1 to 3.6 कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल्स: आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज ईजिली अवेलेबल। तो कह रहे हैं कि हमको कुछ मेटल्स की
मेटल्स के सैंपल्स तैयार रखने हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और कुछ और मटेरियल और कुछ और मेटल जो इजीली अवेलेबल हैं। इसमें कुछ पैसा नहीं खर्च करना है, जो तुम्हें इजीली अवेलेबल अपने आसपास मिल जाए उसी को ले लो। ठीक है, तो हम आयरन को ले लेते हैं। आयरन बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह, आयरन हो गया। कॉपर भी, कॉपर के जो वायर हैं वो भी इजीली अवेलेबल हैं। आते हैं एक्टिविटी 3.1 में, लिखा है चला जा रहा है आजकल से इसका। टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एक मिनट रुकिए। टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, aluminium and magnesium. Note the appearance of each sample. Clean the surface of each sample by rubbing them with the sandpaper and note their appearance again. कह रहे हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम कोई भी मेटल ले लो और उसे क्या करो, आयरन पेपर से क्या करो, अच्छी तरीके से रगड़ो, उसको रब कर लो, उसको साफ कर लो। साफ करने के बाद तुम्हें क्या दिखाई देगा, साफ करने के बाद तुम्हें दिखाई देगा कि वो जो तुमने सैंपल लिया था वो एकदम चमकदार हो गया है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने जब प्योर स्टेट में रहते हैं, जब वो एकदम साफ सुथरे रहते हैं तो वो क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, मतलब लश्यर होते हैं। लश्यर, LUSTRE। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें मिल गई कि जो मेटल्स होते हैं वो लश्यरस इन नेचर होते हैं। यहाँ देखो लिखा है मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लश्यर। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ गई। आगे चलो, टेक स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। कह रहे हैं फिर से वापस से मेटल्स के कुछ सैंपल लो, मेटल्स के कुछ सैंपल लो और उनको नाइफ से कट करने की कोशिश करो। नाइफ से कट करने की कोशिश करो, तुम क्या पाओगे, तुम यही पाओगे कि तुम कट नहीं कर पा रहे हो भाई साहब। तुम आयरन को कट नहीं कर पा रहे हो नाइफ से, तुम कॉपर को कट नहीं कर पा रहे हो नाइफ से, बहुत टफ है। तो यहाँ से तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यहाँ से ऑब्जर्व हम करेंगे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। ध्यान रखना यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, लिखा है होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टर्म्स। जो सोडियम मेटल है ये थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है तो मेटल, लेकिन इसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। और जो सोडियम मेटल होता है ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से हमें हैंडल करना होता है। लिखा है ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर, ड्राई इट बाई प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। और हमें ये ध्यान रखना है कि सोडियम मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करने पाए। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करने पाए, इस वजह से उसको हम लोग अच्छे से क्या करते हैं, बार बार सुखाते रहते हैं। अगर वो उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर आ गया, ठीक है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर आ गया तो धमाका हो सकता है। इस वजह से सोडियम मेटल को बहुत ही सावधानी पूर्वक हैंडल करना होता है। यहाँ लिखा पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ। तो हमें वॉच ग्लास में रख करके उसे कट करना है नाइफ से, और हम ये पाएंगे कि हम सोडियम मेटल को कट कर सकते हैं। सोडियम मेटल के अलावा और जितने भी मेटल होते हैं उनको कट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, वो एक हार्ड सरफेस के होते हैं। तो यहाँ से हमें दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज मिल रही है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड नेचर में होते हैं। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, और सारे मेटल की हार्डनेस जो है वो अलग अलग है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टीज हमारे हाथ में। एक्टिविटी 3.3 पे आते हैं। टेक पीसेज ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। फिर से हमें कुछ मेटल्स के सैंपल लेने हैं। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? Repeat with other metals. Record the change in the shape of these metals. यहाँ पे कह रहे हैं कि मेटल्स के कुछ सैंपल लो, जैसे जिंक, लेड, आयरन और कॉपर ये लिए हैं, और उसके बाद हैमर से उसको स्ट्राइक करने की कोशिश करो। ठीक है, 4 से 5 बार उस पर स्ट्राइक करो। तो तुम क्या देख रहे होगे कि जो मेटल्स हैं वो अपना जो उसका शेप है वो कुछ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
ठीक है, मेटल्स पे जब हिट करोगे तो हैमर से हिट करोगे लगातार 4-5 बार, तो उसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां से हम क्या ये पा रहे हैं, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। हम ये पाते हैं कि कभी कभी मेटल्स को पीट कर, उसको बीट करके हम क्या करते हैं, शीट्स में बदल देते हैं, ठीक है, चादर में बदल जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। ध्यान रखना, दो वर्ड में बड़ा कंफ्यूजन है, एक है मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, और एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। तो ये दो प्रॉपर्टी जो है इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लोगों को लगता है दोनों एक ही चीज है, लेकिन है नहीं ऐसा। मैलिएबिलिटी मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं उसको पीट करके शीट्स में बदल देते हैं, पतली पतली चादर में बदल देते हैं। और डक्टिलिटी मतलब होता है कि जब हम तार को पीट करके वायर्स में चेंज कर दें, तो वो है डक्टिलिटी, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी में हम उसको बीट करके शीट में बदलते हैं, और डक्टिलिटी में वायर्स में, वो पतले पतले वायर्स में चेंज होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। तो एक्टिविटी 3.3 से हम तीसरी प्रॉपर्टीज को पाए कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल होते हैं। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। जो गोल्ड और सिल्वर हैं, गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी जो है हमारे पास, वो बहुत ही ज्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं। आगे एक्टिविटी 3.4, list the metals whose wires you have seen in daily life. The ability of metals to be drawn into thin wires is called ductility. अब वही ductility अपनी चौथी प्रॉपर्टीज मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस मेटल्स को हम लोग थिन वायर में बीट करके थिन वायर में चेंज कर देते हैं, वही प्रॉपर्टी शो करती है डक्टिलिटी की। तो मैलिएबिलिटी क्लियर हो गया, डक्टिलिटी क्लियर हो गया। यहां पे डक्टिलिटी का एक एग्जांपल दे रहे हैं, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तुम्हारे सामने 1 ग्राम ऑफ गोल्ड दे दिया गया है और उसको पीट करके तुम 2 किलोमीटर तक का एक तार बना सकते हो गोल्ड का, ठीक है। गोल्ड इतना ज्यादा डक्टाइल मेटल है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जो गोल्ड है अपने पास वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है। मीन्स इसको तुम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को पीट करके 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हो, ठीक है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि गोल्ड जो है हमारा बहुत ही ज्यादा डक्टाइल मेटल है। It is because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs. तो यहां से क्लियर हो रहा है कि मेटल्स की मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी से हम मेटल्स को अलग अलग शेप दे सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक। तो यहां तक क्लियर हो गया तुम्हारी जो हमारी प्रॉपर्टी कितनी टाइप की हो गई। सबसे पहले लश्चर देखे, फिर देखे हम लोग हार्ड है वो, फिर देखे हम लोग मैलिएबिलिटी है, मैलिएबल है, ठीक है, फिर देखे डक्टाइल है। 4 प्रॉपर्टी अभी तक हम लोगों ने देख ली, चारों प्रॉपर्टी आई होप क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। डू यू नो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स। Let us do the following activity to find out answer. कह रहे हैं हम अपने आसपास जो अपनी कुकिंग वेसल्स देखते हैं वो एक खास मेटल से बने होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं किसी मेटल को ला करके हमने वेसल्स बना दिया, बर्तन बना दिए। तो उनका जो खास तरीके का वो जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो क्यों रहता है, अब एक्टिविटी 3.5 से हम लोग समझते हैं। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। हमको क्या करना है, एक एल्यूमिनियम या फिर कॉपर वायर को ले लेना है। क्लैंप दिस वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर 3.1। इस तरीके से हमको इस एल्यूमिनियम वायर को क्या करना है, यहाँ पर
क्लैंप कर देना है। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। यहाँ पे क्या करना है हमें, वैक्स देखो यहाँ पर लगाया गया है, फ्री एंड पर वैक्स लगा दिया गया है पिन की हेल्प से। हीट द वायर विद अ स्प्रिट लैम्प, कैंडल और अ बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड। और इससे कहीं जहां पे क्लैंप हम किए हैं वहीं पर क्या करो, बर्नर जला दो, मतलब इस मेटल वायर को क्या करो, हीट दो। तो क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, तो कुछ देर बाद तुम ऑब्जर्व करोगे कि ये जो वैक्स लगा हुआ है ये पिघलने लगा है। भाई साहब हीट हमने यहाँ पर नहीं दी थी, फ्री एंड पे नहीं दी थी, हमने हीट तो यहाँ पर दी थी, लेकिन क्या हुआ, ये हीट ट्रांसफर होकर के यहाँ पहुंच गई, हीट ट्रांसफर होकर के मेटल्स में हीट ट्रांसफर होकर के फ्री हैंड पे पहुंच गई, और यहाँ पे जो वैक्स लगा हुआ था वो पिघलने लगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है ही, वो तो हम लोग जानते हैं, ऑब्जर्व भी किए हैं, कई सारे प्रैक्टिकल भी किए हैं। लेकिन जो हमारा मेटल्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। यदि हमने हीट को यहाँ दिया है तो ये आगे बढ़ करके यहाँ पर भी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक बात, तो यहां पर यही बता रहे हैं कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, मतलब जो मेटल्स हैं वो अच्छे से हीट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। ठीक, मतलब जल्दी ही मेल्ट नहीं हो जाते हैं, कुछ समय लगता है मेल्ट होने में। और यहाँ पे जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट दिया है वो सिल्वर और कॉपर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर कॉपर, सिल्वर के तो थोड़ा सा महंगे हो जाएंगे, तो हम लोग कॉपर मेटल्स का यूज करते हैं, या फिर कॉपर का नहीं यूज करते हैं तो एल्यूमिनियम का यूज होता है, यही सब यूज होता है भाई साहब हमारे आसपास। लेड और नहीं तो एलॉय का यूज होता है, जिसमें दो मेटल्स को हम लोग मर्ज करके बनाते हैं। लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो लेड और मरकरी, ये ध्यान रखना, कुछ एक्सेप्शन हमको केमिस्ट्री में देखने मिलेंगे, कुछ क्या बहुत देखने को मिलेंगे, जितने कॉन्सेप्ट उतने एक्सेप्शन। तो इस बात का ध्यान रखना, याद करते रहना कि कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो पुअर कंडक्टर हैं, तो वो हैं लेड एंड क्या हुई लेड एंड मरकरी। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तुम जानते ही हो। सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2 में इस तरीके के सर्किट बना लो, और प्लेस द मेटल्स टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी एज शोन। डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो इस तरीके से जब बना लोगे और यहाँ पर जोड़ दोगे इसको, ठीक है, क्लोज कर दोगे की को, तो यहाँ पर तुम्हारा बल्ब जल जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो ये बीच बीच में हम लोग मेटल्स लगाए हुए हैं, ये मेटल के वायर हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करता है। You must have seen that the wires that carry current in your homes have a coating of polyvinyl chloride PVC और a rubber like material। ठीक, जो हमारे घर में वायर्स लगे होते हैं उसमें देखते हो ऊपर प्लास्टिक लगी रहती है, उसी को पीवीसी कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो लगी होती है। तो क्यों लगी होती है, क्योंकि जो हमारी प्लास्टिक होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अंदर मेटल है, अंदर हमारे पास कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर हैं अंदर, लेकिन बाहर जो है उसके ऊपर कोटिंग कर दिया गया कि उसे मान लीजिए हम छुएं, टच करें तो हमें करंट ना लगे। इलेक्ट्रिसिटी अंदर ही अंदर पास हो रही है, लेकिन जब हम उसको टच करें तो हमको करंट ना लगे। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंसेस, तो तुम बता दिए। ठीक है, प्लास्टिक से कोटेड इसलिए होता है क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमें कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होगी। What happens when metal strikes a hard surface? Do they produce a sound? The metals that produce a sound on striking a hard surface
are said to be sonorous. Can you now say why school bells are made of metals? ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और होती है मेटल्स की, वो है सोनोरस. सोनोरस, सोनोरस मतलब होता है आवाज करना. सोनोरस मतलब होता है आवाज करना. अब जैसे तुम समझ लो कि ये है, ये हमारी पेन है, जब ये जमीन पर गिरेगी तो बहुत कट से एक साउंड आएगा बस. लेकिन वही क्वाइन तुम गिराओ, क्वाइन तो थोड़े से हाइट पर लेकर आकर के गिराओ, जब वो गिरेगा तो बहुत देर तक उसकी साउंड क्या होगी, प्रोड्यूस होती रहेगी. यही होता है मेटल्स और नॉन मेटल में फर्क. मेटल में क्या है, सोनोरस की प्रॉपर्टी है. ठीक है, मतलब ज्यादा वो आवाज करता है. जो हमारे स्कूल में बेल है, घंटी है, वो भी मेटल की बनी होती है. जब हम उस पर स्ट्राइक करते हैं तो आवाज दूर तक जाती है और बहुत देर तक गूंजती रहती है, इको होता है उसमें. समझ में आ रहा है? तो एक और प्रॉपर्टी हमको मिल गई मेटल्स की, वो क्या है, सोनोरस. ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी को जानो, हर एक प्रॉपर्टी का नेम जानो और वो उसकी क्या डेफिनेशन है ये भी जानते हो. ठीक, तो इस तरीके से मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे करते हैं खत्म. अब आते हैं नॉन मेटल्स पर. नॉन मेटल्स की बहुत कम प्रॉपर्टी है, छोटी सी प्रॉपर्टी है. इन द प्रीवियस क्लास you have learned that there are very few non-metals as compared to metals. हमारे आसपास बहुत कम ही नॉन मेटल्स देखने को हमें मिलते हैं. Some of example of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. अब कुछ एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स के, वो है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. Non-metals are either solids or gases except bromine which is liquid. कह रहे हैं नॉन मेटल्स जितने भी हमको आसपास दिखाई देते हैं ज्यादातर सॉलिड्स या फिर गैसियस फॉर्म में दिखते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन. ब्रोमीन जो है वो हमारा नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में रहता है, एक्वस फॉर्म में रहता है हमारे आसपास. Do non-metal also have physical properties similar to that of metals? Let us find out. यहाँ पे हम देखने चल रहे हैं कि जिस तरीके से मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, क्या उसी तरीके से हम लोग नॉन मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकते हैं कुछ एक्टिविटी के माध्यम से. देखते हैं एक्टिविटी 3.7, कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन. अब कार्बन में दो कार्बन के एलोट्रोप यहाँ पे हैं, कोल या फिर ग्रेफाइट. ठीक है, कोल या फिर ग्रेफाइट. तो कोल को हम ले सकते हैं. Sulfur and iodine. Carry out the activities 3.1 to 3.4 and 3.6 with these non-metals and record your observation. ठीक है, तो हमें क्या करना है, नॉन मेटल को लेना है, कार्बन को ले लो और फिर से एक्टिविटी 3.1 में था कि उसको क्या करो, सैंड पेपर से रगड़ो. तो क्या तुम्हें वो लश्रस दिखाई देगा. 3.2 में था कि लश्कर के बाद हम लोगों ने पढ़ा था मैलिबिलिटी, कि उसको तुम पीटो, उस मेटल को पीटोगे तो वो थिन शीट बदल जाएगा, मैलिएबल हो जाएगा. ठीक, तो क्या अगर तुम्हारा कोल है, कोयला है, उसको जब पीटोगे तो वो क्या थिन शीट बदलेगा, तो नो. तो यहां पर तुमको यस या फिर नो लिखना है. तो इस एक्टिविटी को जरा कर लेना तुम भाई साहब. ठीक है, कि उसकी हार्डनेस कैसी है, टाइप ऑफ सरफेस मतलब साइन कर रहा है कि साइन नहीं कर रहा है, मैलिएबल है कि नहीं है, डक्टाइल मतलब वो क्या वायर में चेंज हम कर सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और सोनोरिटी मतलब उससे क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जब उसको हम हिट कर रहे हैं तो क्या साउंड इको हो रहा है या फिर नहीं. ठीक है, तो ज्यादातर में तुम देखोगे, ठीक है, एक्सेप्शन बीच बीच में तुम्हें मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर में देखोगे कि आंसर नो ही होगा और जस्ट अपोजिट होगा मेटल और नॉन मेटल. ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 discuss the general physical properties of metals and non-metals in the class. तो जितनी भी एक्टिविटी है सब में यस यस आंसर आ रहा था हमारा, और जितनी भी एक्टिविटी हम नॉन मेटल्स में करेंगे उसमें नो आएगा. हार्डनेस में हम देखेंगे कि उतनी हार्डनेस नहीं है जितनी मेटल की है. मैलिएबल हम क्या करते हैं, थिन शीट्स मेटल की बना लेते हैं, लेकिन जब हम कोयले की बनाने की कोशिश करेंगे तो कोयला टूट जाएगा, वो पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा. डक्टाइल नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, सोनोरिटी नहीं होती है. ठीक,
तो यहां से हम लोग मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग कर सकते हैं। You must have concluded that we cannot group element according to their physical properties alone, as there are many exceptions. कह रहे हैं अब हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के दम पर मेटल और नॉन मेटल को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ही बचकानी बात हो जाएगी कि हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करके लोगों को मेटल और नॉन मेटल में रख दें। हमको केमिकल प्रॉपर्टीज भी जानने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कह रहा है कुछ एक्सेप्शन है। भाई साहब ध्यान रखना, ये चारों के चारों एक्सेप्शन तुमको अपनी कॉपी में लिखने हैं और अच्छे से समझना है। पहला, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है तो मेटल, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, मेटल को हम जनरली देखते हैं कि वो किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो मरकरी को छोड़ करके सभी जो मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। 3.5 में हमने देखा कि सभी मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो गैलियम और कैल्शियम है इसके बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये लो टेम्परेचर पे ही क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। These two metals, गैलियम और कैल्शियम की बात कर रहे हैं, these two metals will melt if you keep them on your palm। अपने पाम पर गैलियम और कैल्शियम के मेटल रखोगे तो तुम्हारे पाम में ही जितनी गर्मी है, थोड़ी बहुत गर्मी है, उससे ही वो पिघल जाएगा। तो ये पहला हो गया एक्सेप्शन कि मेटल्स के तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन गैलियम और कैल्शियम के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं दोनों मेटल से ही। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस। ठीक है, हम लोग देखे थे कि लस्टरस प्रॉपर्टी जो है वो मेटल की होती है, लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल होता हुआ भी चमकदार होता है, ये भी एक एक्सेप्शन है। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन एक नॉन मेटल है जो कि अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। डायमंड, जो डायमंड है वो भी क्या है, एक नॉन मेटल है। Diamond and allotrope of carbon is the hardest natural substance known and has a very high melting and boiling point। मतलब पूरी तरीके से मेटल की प्रॉपर्टी इसके पास है सबसे, ठीक है, हार्डेस्ट मेटल जो हमारे आसपास, हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है अपने आसपास वो डायमंड ही है वो नॉन मेटल, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है हार्ड की, ठीक, लेकिन अपने आसपास हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो है वो है डायमंड, और इसकी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत जल्दी पिघलता नहीं है। ग्रेफाइट, अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल के घर का, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। ठीक है, ग्रेफाइट जिससे तुम्हारी ये पेंसिल की नोक बनी होती है, पेंसिल जिससे बनी होती है वो ग्रेफाइट होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। Alkali metals, lithium, sodium, potassium are so soft that they can cut with knife. They have low densities and low melting point. तो alkali metals ऐसे metals होते हैं जो एसिड से रिएक्ट होकर के सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम लोग alkali metals कहते हैं। ध्यान रखना, what is alkali metals? तो ऐसे metals जो एसिड से रिएक्ट होकर के सॉल्ट का फॉर्मेशन करें उनको हम alkali metal कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अल्काली मेटल ये इतने सॉफ्ट हैं, होते तो हार्ड हैं, जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन ये सब इतने सॉफ्ट हैं कि आराम से इनको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। इनकी डेंसिटी बहुत लो और मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के दम पर हम चीजों को क्या कर सकते हैं, चीजों को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, चीजों को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरीके से अब आगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो समझेंगे। यहाँ पे क्या लिखा, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये सब अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आ गई तो इसको हम लोग
किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये तुम्हारा एक इंटेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर 2 क्वेश्चन, तो इसको भी देख लेना, ठीक बात। तो तुम्हारा काम क्या क्या रहेगा भाई साहब। तो पहला काम है जितना पढ़ा दिया है उसकी एक अच्छी से रीडिंग करो। जब तक रीडिंग करोगे नहीं तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है हमने कुछ पॉइंट छोड़ दिए हों, या हो सकता है कुछ पॉइंट जो अभी समझाया तुम्हें रीडिंग करने के बाद और अच्छे से आ जाए। तो कर लेना, तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें नॉलेज चाहिए कि डंडा चाहिए, ठीक है, मर्जी तुम्हारी। दूसरा काम ये रहेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की लिख डालो, और उसके मतलब ये नहीं कि सब लश्रस लिख दो, क्या मतलब होता है उसको लिखो। मैलिबिलिटी के बाद उसकी डेफिनेशन भी लिखो, डक्टिलिटी के बाद उसकी डेफिनेशन भी लिखो। तो ये सब करके इस तरीके से नॉन मेटल की जो अपने अलग अलग क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज उनको लिखो। प्लस लिखने का एक और काम है, वो है कि जो हमारे ये एक्सेप्शन हैं, 3-4 एक्सेप्शन दिए हुए हैं, इसको भी अपने कॉपी में साफ साफ तरीके से लिखो। और फिर इतना काम तो तुम्हारा आज का रहेगा। जो एक दिन बाद वाला काम रहेगा वो तुम्हारा इंटेक्स्ट रहेगा, ठीक है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन तुम बाद में कर लेना, ठीक। तो आई होप जितना पढ़ाया है सब कुछ समझ में आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।